नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। रुक करते हैं खबरों की ओर। सहारनपुर से खबर है, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद पर आरोप तय किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर सहारनपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद पर आरोप तय हो चुके हैं। बोटी बोटी वाले बयान पर कोर्ट ने इमरान मसूद पर आरोप तय कर दिए हैं। अब सहारनपुर कोर्ट में ट्रायल चलेगा। 10 साल पहले इमरान मसूद ने बयान दिया था, सहारनपुर में 42% मुस्लिम हैं, यहां बोटी बोटी काट देंगे। पीएम मोदी को लेकर यह बयान दिया गया था। 5 से 7 साल की सजा वाली धाराओं में चार्ज फ्रेम। तो आज सहारनपुर की कोर्ट ने इमरान मसूद पर आरोप तय किए हैं और पीएम मोदी को लेकर बोटी बोटी वाले बयान पर सांसद इमरान मसूद पर आरोप तय किए जा चुके हैं। तो वहीं 10 साल पहले बोटी बोटी वाले बयान पर कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। सहारनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सांसद इमरान मसूद के बयान पर कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। तो पीएम मोदी को लेकर बयान दिया था इमरान मसूद ने, कहा था 42% मुस्लिम आबादी है और बोटी बोटी करके काट देंगे। तो 5 से 7 साल की सजा वाली धाराओं में चार्ज फ्रेम किया गया है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद पर आरोप तय हो चुके हैं। तो अब सहारनपुर कोर्ट में ट्रायल चलेगा। तो सहारनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सांसद इमरान मसूद पर आरोप तय किए जा चुके हैं। सहारनपुर में 42% मुस्लिम है, यहां बोटी बोटी काट देंगे। यह बयान दिया था इमरान मसूद ने और पीएम मोदी को लेकर यह बयान दिया गया था और अब आरोप तय हो चुके हैं। तो 5 से 7 साल की सजा वाली धाराओं में चार्ज फ्रेम किए गए हैं। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद पर आरोप तय हो चुके हैं। तो सहारनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सहारनपुर कोर्ट ने सांसद इमरान मसूद पर आरोप तय कर दिए हैं। 5 से 7 साल की सजा वाली धाराओं में चार्ज फ्रेम। 10 साल पहले इमरान मसूद ने यह बयान दिया था, पीएम मोदी को लेकर यह बयान दिया गया था। इस बयान में सबसे बड़ी बात यही है कि उन्होंने कहा था कि सहारनपुर में 42% मुस्लिम आबादी है और बोटी बोटी करके काट देंगे। इमरान मसूद के इस बयान को लेकर भी बवाल मचा था और अब सहारनपुर कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। 10 साल पहले इमरान मसूद का बयान काफी ज्यादा चर्चाओं में रहा था और अब सहारनपुर कोर्ट में ट्रायल चलेगा। तो सांसद इमरान मसूद पर आरोप तय किए जा चुके हैं और सहारनपुर कोर्ट में अब ट्रायल चलेगा। पीएम मोदी को लेकर यह बयान दिया गया था। उन्होंने कहा था कि सहारनपुर में 42% मुस्लिम आबादी है और बोटी बोटी करके काट देंगे। तो अब आरोप तय हो चुके हैं। सहारनपुर कोर्ट में अब ट्रायल चलेगा। वहीं 5 से 7 साल की सजा वाली धाराओं में फ्रेम चार्ज। तो 10 साल पहले इमरान मसूद ने ये बयान दिया था, पीएम मोदी को लेकर बयान दिया गया था और अब सहारनपुर कोर्ट में आरोप तय हो चुके हैं। उन्होंने कहा था कि सहारनपुर में 42% मुस्लिम आबादी है और बोटी बोटी करके काट देंगे। तो ये बोटी बोटी वाला बयान काफी ज्यादा बवाल काट रहा था और उन दिनों काफी ज्यादा चर्चाओं में भी रहा था, लेकिन अब सहारनपुर कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। तो सहारनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद पर 10 साल पुराने मामले में आरोप तय हो गए हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया था। यूपी के सहारनपुर से कांग्रेस सांसद हैं इमरान मसूद और अब उनके खिलाफ कोर्ट में चार्ज फ्रेम कर दिए गए हैं। इमरान मसूद पर यह चार्ज लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोटी बोटी वाले बयान देने के मामले में तय किए गए हैं। जल्द इस मामले में फैसला आ सकता है। अगर 2 साल से ज्यादा सजा हुई तो कांग्रेस सांसद को अपनी संसद सदस्यता भी गंवानी पड़ सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सहारनपुर से आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए यूपी स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला है? जैसे लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान इन्होंने ये बयान दिया था और अब कोर्ट में क्या कुछ कार्रवाई की है? देखिए पुष्पेंद्र, ये 2014 के चुनाव के दौरान इमरान मसूद जो कांग्रेस के नेता हैं, इनके द्वारा जो है विवादित बयान दिया गया था। बोटी बोटी जो वाला बयान जो है काफी सोशल मीडिया में सुर्खियों में आया था। पुलिस ने इस पे FIR दर्ज की थी और आरोप पत्र जो है
वो न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया था। अब इस मामले में अदालत ने आरोप फ्रेम कर दिए हैं, चार्ज फ्रेम कर दिया गया है। अब ये मामला जो है गंभीर हो चला है, कांग्रेस के लिए मुसीबत है और खासकर इमरान मसूद के लिए भी एक बड़ी समस्या आ सकती है उनके सामने, क्योंकि अगर चार्ज फ्रेम हो गया है तो इसमें सजा भी उनको हो सकती है, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, उनके पॉलिटिकल कैरियर पर ब्रेक भी लग सकता है। इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है कि अगर 2 साल से अधिक की सजा हुई तो उनकी सदस्यता भी जा सकती है। बिल्कुल पाठक जी, क्योंकि अगर 2 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है तो उनकी सदस्यता भी जा सकती है। और यहाँ पर जो ये बयान अब सुर्खियों में आया है, इसको लेकर पहले भी कांग्रेस की तरफ से कई तरह के ऐसे केस हैं। एक तरफ राहुल गांधी पर भी मोदी सरनेम को लेकर मानहानि का मामला चल रहा है और दूसरी तरफ जो उनके नेता हैं उन पर भी इस तरह के कोर्ट में मामले चल रहे हैं। तो क्या अभी इसमें आगे की कार्रवाई क्या कुछ हो सकती है? देखिए पुष्पेन, हेट स्पीच को लेकर जो अदालतों का रवैया है वो काफी सख्त है। अब वो दौर खत्म हो गया कि आप बोल करके निकल जाए, कुछ नहीं होने वाला। अब अदालतें जो हैं संज्ञान ले रही हैं, पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है और उस पर बाकायदा केस दर्ज हो रहा है। पुलिस चार्जशीट लगा रही है। ऐसा ही 2014 में जो हेट स्पीच हुई है इमरान मसूद की तरफ से, उसको लेकर के FIR दर्ज किया गया था। पुलिस ने जो है चार्जशीट प्रेषित की थी और अब अदालत ने भी उस चार्जशीट पर मोहर लगा दी है। कहने का मतलब अब साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई होगी और सजा भी फ्रेम की जाएगी। बेशक ये बात अलग है कि इमरान मसूद को 1 साल की सजा होती है या 6 महीने की होती है या फिर 1 साल 11 महीने 29 दिन की होती है या फिर 2 साल के ऊपर की होती है। अगर ये सजा 2 साल या 2 साल के ऊपर गई तो इमरान मसूद की सदस्यता भी जा सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई दो राय नहीं है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो नोएडा से अगली खबर आपको बता रहे हैं। इस सीजन में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन वाला दिन आज नोएडा में देखने को मिला है। तो ये व्यवस्था कर दी गई है कि इसमें जो भी सिलेबस होगा वो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उसको प्रस्तावित किया जाएगा और सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा उसको स्वीकृत किया जाएगा। वही सिलेबस जो है इसमें लागू होगा। इसके अलावा कतिपय मत हमारे ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के थे। ये कुछ फॉर्मल मत हैं जो विधानसभा के पटल पर रखे जाते हैं। तो इसमें विद्युत नियामक आयोग की वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक लेखा विवरण जो है उसको विधानसभा के पटल पर रखने की स्वीकृति दी गई। इसी तरह से वार्षिक जो उनकी रिपोर्ट है 2022-23 की, उसको भी विधानसभा के पटल पर रखने की सहमति दी गई। और तीसरा है केंद्रीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181 के अंतर्गत जो उनके विनियम बनते हैं विद्युत नियामक आयोग के, उसको भी विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करने की माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी गई। अगला मत हमारा ये भी पशुपालन विभाग का था, जिसमें पशु सेवा केंद्र चौराहे का पार्टी विकासखंड में इसको पशु चिकित्सालय में उच्चीकृत करने की आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी गई और इसमें 4 पद अलग अलग कैटेगरी के सृजित करने की भी स्वीकृति दी गई। अगला मत हमारा ये सैनिक कल्याण विभाग का मत था। सैनिक कल्याण विभाग का मत था। इसमें जो वीरता पुरस्कार है अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र और जो प्राप्त भारतीय सैनिक और उनकी वीरांगनाओं को उत्तराखंड राज्य परिवहन निगम की बसों में एक निःशुल्क बस यात्रा करने की सुविधा है। आज तक उसके बजट की व्यवस्था जो है सैनिक कल्याण विभाग के द्वारा की जाती थी, क्योंकि अब बजट में व्यवस्था परिवहन विभाग के मद में कर दी गई। तो नियमावली में सिर्फ इतना परिवर्तन कर रहे हैं कि उसकी जो बजट की व्यवस्था है वो परिवहन विभाग द्वारा ही की जाए। अगला मत ये वित्त विभाग का अगला मत है। वित्त विभाग में 23 फरवरी 2024 में एक वरिष्ठ व्यक्ति अधिकारी का नया पद सृजित किया गया था। उसकी नियमावली को प्रख्यापित करने के लिए आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। अगला मत ये पेयजल विभाग का मत है। इसमें जल जीवन मिशन के सुचारू संचालन के लिए एक राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की शीर्ष समिति का गठन किया गया था। तो उसके आज कुछ उसमें कतिपय संशोधन किए गए हैं कि इसमें जो हमारा सारा एक बना हुआ है उनके लोगों को और स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लोगों को भी उस समिति में रखने का प्रस्ताव पास हुआ और ये भी निर्णय किया गया कि इस तरह के कतिपय संशोधन यदि भविष्य में होते हैं
इसके लिए मुख्यमंत्री जी निर्णय लेते होंगे। जी, उसके भी जो कमेटी है उसमें उनके भी पदाधिकारी होंगे। स्किल डेवलपमेंट को लाने का क्या रहा होगा इसमें, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट के भी काफी काम इसमें करने हैं जो हमारा जल जीवन मिशन में है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे टेक्नीशियन आदि है उनका जिला स्तर पर जी। इसके अलावा अगला मद हमारा ये उत्तराखंड स्टेट सीड्स एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन एजेंसी के ढांचे में एक संयुक्त निदेशक का पद सृजित करने का भी आज सहमति दी गई। सबसे ज्यादा पॉल्यूशन वाला दिन आज नोएडा में देखने को मिला है। 327 तक पहुंचा है AQI नोएडा के अंदर। लोगों को परेशानी हो रही है। तो प्रदूषण नियंत्रण विभाग वाले ऑफिस के पास सबसे ज्यादा नोएडा के कई इलाकों का AQI 300 पार पहुंचा। सेक्टर 1 का AQI 327, प्रदूषण नियंत्रण विभाग का ऑफिस सेक्टर 116 का AQI। तो नोएडा में आज सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला दिन देखने को मिला है, जहां पर 327 AQI पहुंच चुका है। प्रदूषण विभाग का ऑफिस भी वहां पर है। सेक्टर 116 का AQI 318, तो वहीं सेक्टर 125 का AQI भी देखने को मिला है। तो बढ़ते AQI को देखते हुए 14 टीमों को निगरानी में लगाया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, आखिर आज नोएडा में सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला दिन देखने को मिला है, वजह क्या है? देखिए प्रसन्न, बिल्कुल लगातार इस तरीके से प्रदूषण जो है गौतम बुद्ध नगर के अंदर लगातार बढ़ रहा है। क्योंकि AQI की बात की जाए तो AQI जो है 300 से पार है। लगातार इसको लेकर जो है प्राधिकरण की टीम की लगातार जो है अपने पानी का बचाव कर रही है, पेड़ों पे पानी छिड़क रही है। जो आसपास प्रदूषण हो रहा है उस पर भी पूरी तरीके से नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। और साथ ये भी कहा जा रहा है प्रदेश प्राधिकरण की तरफ से लोगों से अपील कर रहे हैं कि जितना भी प्रदूषण का जो कार्य चल रहा है उसे कुछ दिन के लिए बंद कर दिया जाए। लगातार इसको देखते हुए प्राधिकरण ने जो है अब से कई कंपनियों को नोटिस भी जारी कर दिया। और साथ जो जनरेटर कंपनियों में लगे रहते थे उन कंपनियों को जनरेटर के नोटिस भी जारी किया था कि कोई भी जनरेटर इस प्रकार के धुएं वाले जनरेटर को ना चलाए। क्योंकि इससे देखा जाता है लगातार कि जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है गौतम बुद्ध नगर के अंदर और जो जहरीली हवा ये चल रही है इसमें जो है लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि पॉल्यूशन से बचने के लिए मास्क चेहरे पे लगा के चले। और इसको लेकर जो काफी लोगों के गले में दिक्कतें तो होने की संभावना भी इसमें पूरी तरीके से जताई जा रही है। बिल्कुल नितिन, और क्योंकि नोएडा औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर फैक्ट्रियां काफी ज्यादा हैं और जो नोएडा के आसपास ग्रामीण इलाके हैं वहां पर पराली जैसी घटनाएं तो सामने नहीं है। देखिए बिल्कुल लगातार इसको देखते हो क्योंकि पॉल्यूशन का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है गौतम बुद्ध नगर है। क्योंकि यहाँ पर जो है सारी जो है इंडस्ट्री एरिया है। लगातार गौतम बुद्ध नगर में जो है कोने कोने से जो कंपनियां बनी है उस कंपनियों में जो जनरेटर को लेकर भी प्राधिकरण की तरफ से जो नोटिस दिया गया है, कहा गया है कि कोई भी इस तरीके का जनरेटर ना चलाए। क्योंकि जिसमें पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। और कहा जा रहा है जो पॉल्यूशन का कार्य है रोडों पे चल रहा है उसको भी देखते हुए वो भी पॉल्यूशन का कार्य जो है प्राधिकरण की तरफ से बंद करा दिया गया है। और बात की जाए बिल्डिंग मटेरियल को लेकर, जो लोग बिल्डिंग बना रहे हैं लगातार जो यहाँ पर पॉल्यूशन हो रहा है उसमें पूरी तरीके से नोटिस चिपका कर दिया गया है। लगातार प्राधिकरण की तरफ से अपील। चलिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की पैरोल खत्म, रोहतक की सुनारिया जेल वापस जाएंगे राम रहीम। तो रोहतक की जेल से अब सुनारिया जेल में वापस जा रहे हैं राम रहीम, जहां पर उनकी डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की पैरोल खत्म हो चुकी है और अब वो रोहतक की सुनारिया जेल वापस जाएंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच जेल लेकर जाएगी हरियाणा पुलिस। 2 अक्टूबर को 8वीं बार जेल से पैरोल पर बाहर आया था गुरमीत राम रहीम। बिनौली क्षेत्र के डेरा सच्चा सौदा आश्रम बरनावा से अब सीधे रोहतक की सुनारिया जेल भेजे जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच आज राम रहीम को पुलिस वापस जेल लेकर जाएगी। उनकी पैरोल खत्म हो चुकी है। बिनौली क्षेत्र के डेरा सच्चा सौदा आश्रम बरनावा से जाएंगे राम रहीम। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की पैरोल खत्म हो चुकी है। तो 2 अक्टूबर को 8वीं बार जेल से पैरोल मिली थी। और सबसे बड़ी बात यही है कि गुरमीत राम रहीम को आखिर इतनी पैरोल क्यों मिल रही है, क्योंकि 8 बार उनको पैरोल मिल चुकी है और कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे। चुनाव के दौरान भी उनको पैरोल मिली थी और पैरोल खत्म, जेल वापसी की तैयारी यहां पर गुरमीत राम रहीम की देखी जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, आपको क्या कुछ अपडेट है राम रहीम को लेकर? उनकी आज पैरोल खत्म हो जाएगी और वापस वो सुनारिया जेल भेजे जाएंगे।
जी, आपको बता दें कि जैसे पिछले दिनों में इलेक्शन से जितनी बार इलेक्शन हुए हैं, चाहे वो पंजाब के है, चाहे वो हरियाणा के, चाहे कहीं के भी हो, तो हमेशा से ही हम जो है राम रहीम है जेल से आते रहे हैं। और इसी लड़ी के तहत अभी इलेक्शन से पहले 2 अक्टूबर को इनको 20 दिन की पेरोल दी गई थी और अभी आज उनकी जो पेरोल खत्म हो रही है। तो आपको बता दें आज रोहतक की सुनारिया जेल में उनको वापस लाया जाएगा और आगे क्या कार्रवाई होती है आने वाली तस्वीरें बताएंगे। जी बिल्कुल राकेश, जैसा देखा जा रहा है कि उनको 8वीं बार अब की बार पैरोल मिली थी और अब वो वापस सुनारिया जेल भेजे जाएंगे। तो आखिर क्या जो उनको पैरोल मिली थी वो किसी चुनावी रणनीति के कारण मिली थी या उनका जो प्रोसेस चल रहा था उसी को लेकर? उन्होंने कई तरह के जो वहां पर याचिका दायर की थी घर वालों को लेकर भी कि उनकी घर में फैमिली की तबीयत खराब है, कई तरह के ऐसे उन्होंने याचिका दायर की थी। जी बिल्कुल, आपको बता दें जैसे कि चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले ही जो है हरियाणा सरकार ने जो चोन कमीशन को एक चिट्ठी लिख के भेजी थी जिसमें उनको पेरोल देने की बात की गई थी। तो उनकी जो हरियाणा सरकार की इस बात को माना गया था, लेकिन आपको बता दें कि चुनाव कमीशन ने इसके ऊपर कुछ कंडीशन रखी थी जिसमें वो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, हरियाणा में नहीं रह सकते, ऐसी 3 शर्तें थी जिसके ऊपर वो ये काम नहीं कर सकते थे और सब हरियाणा में प्रचार नहीं कर सकते थे, सोशल मीडिया पे टच नहीं रह सकते थे। ऐसी 3 शर्तें थी जिसके आधार पे वो बाहर आए थे। लेकिन आपको बता दें कि आज उनकी जो पेरोल है खत्म हो रही है और रोहतक की सुनारिया जेल में उनको वापस ले जाया जाएगा। आगे की क्या कार्रवाई क्या होती है आने वाली तस्वीरें बताएंगे। जी क्योंकि राकेश इसमें कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे और जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो भी इस बाबा राम रहीम को लेकर खुलकर कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। तो ये तो मामला साफ है कि उनका जो जेल से बाहर आना है वो चुनावी स्टैंड तो नहीं था, लेकिन उन्होंने जेल से बाहर आकर इतने दिन कहां पर आखिर कैसे बिताए? जी आपको बता दें जैसे कि हर बार जो होता है ये तकरीबन ये उत्तर प्रदेश की तरफ जो इनका एक आश्रम बना हुआ है वहां पे ज्यादातर ये स्टे करते हैं, वहां से ही प्रचार करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस बार जो इनकी पेरोल जो चुनाव कमीशन की तरफ से अप्रूव की गई थी, उन्होंने जो सिफारिश डाली थी उसको लेकर जो शर्तें रखी गई थी कि एक तो पॉलिटिकल प्रचार नहीं कर सकते और दूसरा सोशल मीडिया पे ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो खबर आगरा से है जहां गैंगस्टर इमरान इरफान की 2 करोड़ 80 लाख की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। ढोल नगाड़ों के साथ अपराधी के घर कुर्की के लिए पुलिस की टीम पहुंची और हरि पर्वत में दर्ज मुकदमे में गैंगस्टर एक्ट में इरफान की कुर्की हुई है। इमरान इरफान ने अवैध कारोबार से अर्जित की थी अवैध संपत्ति। धारा 14 के तहत पुलिस ने 4 संपत्तियों को कुर्क कर दिया है। 2 शाहगंज, 1 मंटोला, 1 ताजगंज में संपत्ति कुर्क की गई है। तो वहीं कुर्क संपत्तियों की कीमत लगभग 2 करोड़ 80 लाख बताई जा रही है। डीसीपी सिटी सहित 2 सर्किल के एससीपी फोर्स मौजूद रहे वहां पर। क्षेत्र में मुनादी कराकर ये कुर्की की कार्रवाई की गई है। तो आगरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां धारा 14A के तहत पुलिस ने 4 संपत्तियों को कुर्क किया है। 2 शाहगंज, 1 मंटोला, 1 ताजगंज में संपत्ति को कुर्क किया गया है। तो कुछ संपत्तियों की कीमत करीब 2 करोड़ 80 लाख बताई जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जिसान अहमद जुड़ चुके हैं। जिसान, आखिर क्या कुछ पूरा मामला है? संपत्ति कुर्क की जा रही है और जिसकी कीमत 2 करोड़ 80 लाख बताई जा रही है। देखिए पुष्पेंद्र, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, आगरा पुलिस कमिश्नर के निर्देश में अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई के निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं आज आगरा पुलिस ने जो इमरान गैंगस्टर नाम का व्यक्ति है उसके यहाँ पर जब्तीकरण की कार्रवाई की है। आपको बता दें कि आगरा में जो गैंगस्टर की कार्रवाई आगरा के थाना हरि पर्वत क्षेत्र में मुकदमा दर्ज था थाने में, और वहीं आज उस गैंगस्टर एक्ट के तहत आज जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। आगरा के जो उसके थाना सारंग इलाके में 2 मकान थे, वहीं थाना मंटोला में 1 मकान था। ये 1 मकान थाना ताजगंज क्षेत्र के अंतर्गत था, जहां पर थाना मंटोला क्षेत्र के अंतर्गत बड़ी संख्या में पुलिस बल ने पहुंचकर मुनादी कराकर ढोल नगाड़े बजाकर उस प्रॉपर्टी को जब्त किया है, जो 2 करोड़ 80 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बताई जा रही है। वहीं जो इमरान और उसका एक भाई है भोला, उसके खिलाफ भी पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है और पुलिस ने एक मैसेज दिया है अपराधियों पर, गैंगस्टर के अपराधियों पर कि इस तरीके के आपराधिक इतिहास वाले मामले हैं, जो आपराधिक लोग हैं वो ऐसे कार्य में लिप्त ना हो, वरना आगरा पुलिस के द्वारा इस तरीके की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल जिसान, क्योंकि गैंगस्टर एक्ट के तहत इस तरह की जो घटनाएं देखने को मिलती हैं और अब इसमें प्रशासन
उसकी संपत्ति को कुर्क करने से लगा हुआ है। तो क्या जो बैकग्राउंड था, जो पहले उसने किस तरह की वारदातों को, घटनाओं को अंजाम दिया था? बिल्कुल मैं आपको बता दूं, इमरान जो एक सट्टे और जुए का माफिया है, वह बड़ा माफिया है। आगरा में ये सट्टे का बड़ा कारोबार करता है, जिससे आगरा के तमाम थानों में उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज थे। वहीं अभी कुछ दिन पहले थाना हरिपर्वत में गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई थी। गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद आज कोर्ट के आदेश अनुसार पुलिस ने, आगरा पुलिस ने आज जब्तीकरण की कार्रवाई की है। जी बिल्कुल। और इसके साथ एक नाम और निकलकर सामने आ रहा है, इरफान। इमरान और इरफान दोनों की संपत्तियां यहां पर पुलिस प्रशासन ने कुर्क की हैं, संपत्ति को जब्त कर लिया गया है और इनकी कीमत लगभग 2 करोड़ 80 लाख बताई जा रही है। तो क्या जो और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उन पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से इमरान और इरफान के यहाँ पर आज एक बड़ी कार्रवाई आगरा पुलिस के द्वारा की गई है। वहीं आपको बता दें, थाना मंटोला क्षेत्र मुस्लिम बहुल क्षेत्र का कहलाता है, क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में पीएसी और पुलिस बल के साथ ढोल नगाड़े बजाकर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंचा था, जब्तीकरण की कार्रवाई की। ये आगरा के जो तमाम गैंगस्टर एक्ट के अपराधी हैं और तमाम तरीके के अपराधी हैं, उनको एक सीधा आगरा पुलिस का मैसेज है कि अपराध की दुनिया को छोड़ रहे, वरना इस तरीके से आगरा पुलिस की लगातार कार्रवाई देखी जाएगी। जी बिल्कुल जिसान, ये जो संपत्ति है ये इसकी निजी संपत्ति थी या आपराधिक मामले के साथ साथ इसने अपनी संपत्ति को अवैध तरीके से बढ़ाया था? बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आगरा में जो इमरान नाम का व्यक्ति है वह जुआ और सट्टे का बड़ा माफिया है। तो अवैध तरीके से जो अर्जित की गई आय है उसकी प्रॉपर्टियां उसने बनाई थी, जिसके बाद कोर्ट के आदेश अनुसार आज जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। हालांकि जो प्रॉपर्टियां, जो 4 प्रॉपर्टियां आगरा में सीज की गई है, वह सब सट्टा और जुए का माफिया जो इमरान है उसके द्वारा उसकी अर्निंग और उसकी कमाई से ये प्रॉपर्टियां बनाई गई है, जिसके बाद आगरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखी गई है। जी बिल्कुल जिसान। और इमरान मसूद के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई आगे की चल रही है? उसको कितने दिन की सजा हो सकती है? इस चीज को लेकर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल मैं आपको बता दूं, आगरा पुलिस ने कोर्ट के आदेश अनुसार पहले उसके 2 दिन पहले उसके घर पर एक नोटिस चस्पा किया था, जिसके बाद इमरान ने अपना कोई पक्ष नहीं रखा, जिसके बाद आज आगरा पुलिस ने जब्तीकरण की कार्रवाई की है और आगरा पुलिस ने एक ऐलान किया है कि 10,000 रुपए का इनामी भी इमरान और इरफान को घोषित किया गया है। हालांकि दोनों व्यक्ति, जो मुख्य आरोपी इमरान और इरफान है, वो दोनों आरोपी वो अभी फरार है। पुलिस लगातार उनको ढूंढने का प्रयास कर रही है। हालांकि जो प्रॉपर्टियां हैं उनकी प्रॉपर्टियों को पुलिस ने सीज कर दिया है। चलिए जिसान, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।